हेलो स्टूडेंट्स, मेरा समझती आपके अपने चैनल फिजिक्स और समझती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो जैसे कि देखा जाए, अब लोगों का कल सुबह मॉर्निंग में पेपर है, तो आज आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है और किस तरीके से आप कर रहे हो। आज लास्ट दिन है, तो आप पूरी तैयारी में जान लगा दीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका आज जो सिलेबस, आपका फिजिक्स का सिलेबस को पूरा रिवाइज कराऊंगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए और अपने सिलेबस को 1 बाय 1 रिवाइज कर दीजिए। इसके लिए हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को बनाया हुआ है। इस सीरीज के माध्यम से आपको हम सिलेबस से संबंधित की जो फिजिक्स का सिलेबस है उसको हम पूरा रिवाइज करें, टॉपिक बाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारे पास है। तो चलो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। नंबर 1 प्रश्न आपके पास है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफर्म मिलना ही आपको। तो प्रकाश का परावर्तन, तो सीधी सी बात, प्रकाश का परावर्तन कब होगा? जब सतह कैसी हो? अपारदर्शी। सतह कैसी हो? तो एक हमारे पास सतह है जिसके एक सतह पर क्या है? लाल ऑक्साइड का पेंट है, लाल ऑक्साइड का पेंट। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम पॉलिशदार सतह। इसे क्या बोलेंगे हम? पॉलिशदार। जब एक सतह को आपने पॉलिशदार बोल दिया तो ऊपर से जे सतह कौन सी हो जाएगी? जे सतह हो जाएगी परावर्तन। तो यहां पर प्रकाश का परावर्तन हो, तो क्या कहना, परिभाषा बनाओगे क्या? तो प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या आना? लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब जो प्रकाश किरण आई है उसे क्या नाम देंगे हम? आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर क्या बनता है? इस आपतन बिंदु पर अवलंब बनता है। क्या बनता है? अवलंब। हम जानते हैं अवलंब जो होता है वो सतह कैसा होता है? सतह के लंबवत होता है। अवलंब सतह के लंबवत होता है। तो अवलंब हो गया, जो आपका आपतन बिंदु हो गया, और किरण कौन सी हो गई? आपकी आपतित किरण हो गई। और किरण कौन सी हो गई? परावर्तित। अब अवलंब और आपतित के मध्य कोण कौन सा बनता है? एंगेलाई आपतन कोण। और परावर्तित अवलंब के मध्य कौन सा कोण बनता है? एंगुलर परावर्तन कोण। अब दर्शा नहीं रहा है, सुनो ध्यान से। किरण आपतित किरण इंसिडेंट रे से, इंसिडेंट रे होता है इंग्लिश में कहते हैं क्या? इंसिडेंट रे, तो इसलिए आई रखा गया। रिफ्लेक्टेड रे, तो इसलिए आ रखा गया। तो ये परावर्तित किरण है, ये अवलंब है, और ये आपतन बिंदु है। ठीक है, परिभाषा के लिए। तो प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना कहलाता क्या? प्रकाश का परावर्तन कहलाता। इतनी सी बात है। उसके बाद पूछा परावर्तन नियम। तो 2 नियम परावर्तन के होते क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, तीनों एक ही तल। तल जानते हो क्या होता है? तल मतलब क्या? एक अक्ष पर हो, एक्स की अक्ष तो एक्स अक्ष पर हो, एक्स अक्ष पर एक्स पर हो, वाई पर तो वाई पर, जेड हो जेड। मतलब कोई इनकी इन तीनों घटनाओं को दर्शाने के लिए कोई 2 तल की आवश्यकता ना पड़े, कोई 2 अक्ष की आवश्यकता ना पड़े, केवल एक अक्ष पर। जैसे एक्स, जैसे हमने कहा आपतित किरण, आपतित, परावर्तित, और ये बन गया अवलंब। अब इन्हें तुम चाहे अपने कापी के तले पे दर्शा देना, चाहे बोर्ड तल दर्शा देना। अगर कहीं इस तरीके से होता तो एक तल ये चाहिए, एक तल इसके लिए चाहिए, तो 2 तल चाहिए। क्योंकि ये तीनों कंडीशन एक तल पर है। ऐसे इस पे दर्शा दी हमने, यहां दर्शा दी, किसी पे दर्शा दी। पहला नियम क्लियर। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अवलंब तीनों एक तल में होते। चौथा नियम क्या है? सॉरी, दूसरा नियम क्या है? एंगेलाई क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के कैसा होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरीके प्रकाश का परावर्तन खत्म। चलो आगे चलो, खत्म। इसके बाद ज्यादा हम समय लेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ज्यादा से ज्यादा बातों को रिवाइज करा सके। रिवाइज पढ़ तो चूंकि आप लगभग साल भर से पढ़ रहे हो, तो रिवाइज करने का समय है आपके पास। सेकंड, आपसे कह रहा है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोल दर्पण किसे कहते हैं? इसके प्रकार लिखिए। तो गोल दर्पण, पहले दर्पण किसे कहते हैं? आप दर्पण की परिभाषा बता सकते हो? कि कोई चिकनातल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया है, दर्पण कहलाता। दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं। किन प्रकार के होते हैं? एक हम फ्रेम बना दे रहे, ठीक है। तो दर्पण, कोई चिकनातल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया, दर्पण कहलाता। दर्पण के प्रकार, नंबर 1 समतल दर्पण, और नंबर 2 गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह कैसी होती है? समतल होती है। इस तरीके से समतल दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 उत्तल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? पहले गोली दर्पण बताओ। अगर हम गोली दर्पण की बात करें, ठीक है, इसमें यही बताना आपको। अगर हम गोली दर्पण की बात करें तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे विभाग होते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे विभाग होते हैं तथा जिनकी एक पृष्ठ पर पॉलिशदार सतह होती है, उसकी कैसी होती है? परावर्तक होती है, कहलाते क्या? गोल दर्पण कहलाते हैं। दो प्रकार के उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण कैसे कहते हैं? उत्तल दर्पण वे दर्पण जिनकी आंतरिक सतह पर, वे दर्पण जिनकी आंतरिक सतह पर लाल ऑक्साइड का क्या होता है? पेंट होता है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण वे दर्पण जिनकी बाहरी सतह पर क्या होता है? लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। यही से थोड़ी बात कर ले रहे। चलो परिभाषा सुना दे रहे हैं। नंबर 1 अगर आपसे पूछे दर्पण संबंधी परिभाषा, नंबर 1 पी दर्पण ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या कहते हैं? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण ध्रुव कहते हैं। उसके बाद होता है मुख्य फोकस। उसके बाद क्या होता है? मुख्य फोकस। इसकी भी समझ लो यहाँ से, दर्पण ध्रुव, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस परिभाषा क्या होती है? अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले कोई आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, तो जाती है किससे? किसमें जाती है? उतने अवतल दर्पण में। किसमें प्रतीत हो रही है? उत्तल दर्पण में, क्योंकि भैया पॉलिशदार सतह है। अब हमने आपसे कहें प्रकाश गुजारो यहां से, तो क्या प्रकाश एक सतह से दूसरी सतह पर पहुंच जाएगा? हाँ, अगर यहां पर कांच की प्लेट होती तो मान सकते हैं हम, अर्थात कोई भी सतह अगर पारदर्शी होती तो प्रकाश गुजर जाता, क्योंकि यहां तो हमने पॉलिश कर दिया आपने। तो फोकस धातु क्या हो रही है? यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई, सुनो ध्यान से। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इतनी सी बात है, ठीक है। उसके बाद वक्रता आपसे पूछ रही है, अगर आपसे पूछ ली परिभाषा यहां से वक्रता त्रिज्या की, किसकी पूछ ली? या वक्रता केंद्र की पूछ ली, तो क्या बता दी ना? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। बस इतनी सी बात है, यहाँ पर पीएफसी होता है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपसे पूछा क्या है? वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाहनों में चलो अगर आपसे कहें अवतल दर्पण को बताओ, अवतल दर्पण का उपयोग बताइए आप लोग। तो पहला उपयोग क्या है? हजामत बनाने के लिए, यानी कि जो दाढ़ी वगैरह बनाते हैं शेविंग करने के लिए, शेविंग में होता है आपका उपयोग। नंबर 2 आपसे कहा जाए, और गाड़ी की हेडलाइटों में उपयोग होता है इसका, गाड़ी की हेडलाइटों में इसका उपयोग होता है। इस तरीके से और भी उपयोग लिख दिए ना। और अगर हम उसकी बात करें, हम उत्तल दर्पण की बात करें, तो उत्तल किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण में आपका स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइटों के लैंपों प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात क्या है? वहां जो कार वगैरह होती है, कार मोटरसाइकिल, बगल में साइड लगे रहते हैं, साइड मिरर, तो साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि यह उत्तल दर्पण है, ये बहुत बड़े एरिया को कवर करके एक छोटे से भाग में एकत्रित करता है, वही दर्शा देता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है पीछे का। अवतल दर्पण में क्या है? वस्तु छोटी और बड़ी दिखाई देती है। कभी भी नाई की दुकान में अपने दर्पण लगा रहे तो दर्पण कौन सा होता? वो दर्पण आपका अवतल दर्पण होता है। और दूसरी बात, उत्तल दर्पण किसमें लगाता है? स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट मतलब क्या है? सड़क के किनारे लगी रहती लाइट है, उनमें किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का, क्योंकि प्रकाश को कर देता है, यह प्रकाश किरणों को बिखेर देता है इस तरीके से। क्योंकि उत्तल दर्पण आपका अपसारी होता है, अवतल दर्पण आपका अभिसारी। अभिसारी का कार्य होता है किरणों को एकत्रित करना, अपसारी का कार्य क्या होता है? किरणों को विखेरना। तो उत्तल दर्पण जो पीछे का, जैसे मान लीजिए यहाँ बल्ब लगा हुआ है, बल्ब, तो पीछे का जो कवर होता है, देखो पीछे का एरिया इस तरीके से, वो किसका बना रहता है? उत्तल दर्पण का। तो वो करता क्या है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग एक तो स्ट्रीट लैंपों में करते हैं, ठीक है, स्ट्रीट लैंपों में, और गाड़ी के साइड में साइड मिरर होता है उसमें करते हैं। गाड़ी मतलब जो ड्राइवर सीट होती है, ड्राइवर सीट के बगल से ही वो किसे कहते हैं कि हम साइड मिरर कहते हैं, इस तरीके से। और अवतल दर्पण का उपयोग बता चुके हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कह सकते हो आप हजामत बनाने के लिए, हजामत दर्पण जो होते हैं उसमें करते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से बहुत से उपयोग यहाँ पर देख लेना आप लोग। इसके बाद देखो, इसके बाद
हाँ, गाड़ी की हेडलाइटों में, गाड़ी की हेडलाइटों में होता प्रयोग। देखो आगे बात करें, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को समझने पहले थोड़ी बात कर ले रहे हैं हम प्रकाश के अपवर्तन की। किसकी बात कर ले रहे हैं हम? प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश के अपवर्तन से ही संबंधित आपका निरपेक्ष अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन संभव कब है? प्रकाश का अपवर्तन संभव तभी माध्यम कैसा हो? पारदर्शी हो। कैसा माध्यम हो? पारदर्शी। तो परिभाषा बना देना। क्या बनाओगे परिभाषा? सतह कैसी है जी? पारदर्शी सतह। सतह कैसी है? पारदर्शी। तो जब अब ऊपर मान लिया माध्यम फर्स्ट हमारे पास जो हो गया, और जो माध्यम हो गया सेकंड। हमने मान लिया माध्यम ऊपर कौन सा? विरल। नीचे माध्यम कौन सा है? सघन। तो परिभाषा बना देना। जब प्रकाश की किरण का एक माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। प्रकाश का अपवर्तन संभव कब है? माध्यम कैसे हो? पारदर्शी। तो प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से बना रहे हैं। तो प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है। दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। अब विचलित होना एक कंडीशन डिपेंड करता है। अगर विरल से कहां जा रहे हैं आप? सघन में, तो अवलंब की ओर झुकोगे। अगर सघन से विरल में जाओ तो अवलंब से दूर हटोगे। अगर ये माध्यम ना होता तो सीधी जाती, क्योंकि माध्यम सघन माध्यम है तो अवलंब की ओर झुकी इस तरीके से। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर जो इस बिंदु पर क्या बना जी? अविलंब है। तो जी तो क्या हो गया? अविलंब हो गया। ये किरण कौन सी हो गई? आपतित किरण हो गई। ये किरण कौन सी हो गई? अपवर्तित किरण। तो यहां कौन सा एंगल बना? एंगल आई आपतन कोण। और यहां कौन सा है? जब का कौन सा होता? एंगुलर अपवर्तन कोण। एंगुलर क्या हो गया? अपवर्तन कोण। ठीक है, इस तरीके से बता देना परिभाषा को। उसके बाद इसके नियम भी देखो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी देख लो यहां से। तो हाँ, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? अगर प्रकाश का अपवर्तन के नियम की बात करें तो पहला नियम क्या आपके पास है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अवलंब तीनों की तल में होते हुए तल समझाई थी बात हमने तल की। दूसरा नियम कहता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों और एक रंग के प्रकाश, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा होता है? नियत होता है। कैसे? फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे 1n2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो प्रकाश का अपवर्तन नियम क्या है कि प्रथम नियम क्लियर है। तो दूसरा नियम क्या है? तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा किन्हीं दो माध्यमों के लिए दूसरे नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसी विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के लिए कैसा होता है? नियत होता है। क्या कैसा होता है? तो किसी विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए कैसा होता है? नियत होता है। तो 1n2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। इसे ही किसका? प्रकाश का अपवर्तन जो द्वितीय नियम से कहते हैं क्या? उससे हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो सीधी बता देना द्वितीय नियम, किसी विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा होता है? नियत होता है। तो 1n2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इतनी वाले क्या ना 1n2 क्या है? पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तन। 1n2 क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। साइन यहाँ पर क्या है? आपतन कोण की ज्या, और साइन आर यहाँ पर क्या है? अपवर्तन कोण की ज्या। बस इतनी सी बात है, बता देना। उसके बाद देखो, हाँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक वही बता। निरपेक्ष मतलब क्या है? निर्वात के सापेक्ष। निरपेक्ष क्या है? निर्वात के सापेक्ष। तो बता देना
यदि प्रकाश का अपवर्तन निरपेक्ष अपवर्तनांक में एक माध्यम फिक्स है, कि तो प्रकाश निर्वात से ही जाएगा, निर्वात से जाए कांच में जाए, निर्वात से जाए जल में जाए, निर्वात से जाए हीरे में, कहीं जाए, तो यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की जगह अनुपात कैसा मिलता है हमें? एक नियतांक मिलता है। कैसा मिलता है हमें? नियतांक मिलता है। तो उस माध्यम का कहलाता क्या? निरपेक्ष अपवर्तनांक। या सीधी बता दी ना, निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखो इसका फॉर्मूला वही लिखा है, या लिख लेना फॉर्मूला। निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर होता है C/V। n बराबर क्या होता है? C/V, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम, किस माध्यम जहां प्रवेश कर रही है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम, उस माध्यम प्रकाश की चाल, किसी माध्यम प्रकाश की चाल। किसकी बात की हमने? निरपेक्ष अपवर्तनांक की। ठीक है, तो यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण की जगह अनुपात, आपतन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, इसके बाद देखो आपसे कह रहा है किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम व न्यूनतम होता है? किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक, याद रखना केवल वैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य को छोड़कर बाकी सब अधिकतम होते हैं। वैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है, वैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? कम। अपवर्तनांक हो, विचलन हो, प्रकीर्णन हो, ये सब क्या होते हैं? अधिक होते हैं। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ही अधिक होती है, बाकी सब कम होते हैं। अपवर्तनांक हो, विचलन, प्रकीर्णन सब क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, बता देना। स्नेल का नियम, स्नेल के नियम के संबंध, स्नेल का संबंध किससे? प्रकाश के अपवर्तन, जो जितने बताया था हमने वो यहाँ पर क्या? स्नेल का नियम है। बता देने आप, बता चुके हैं। लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसे कहते हैं? तो बता देना परिभाषा कि दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल व एक गोलीय पृष्ठ से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, दूसरा कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वे लेंस जो बीच से मोटे किनारों पर कैसे होते हैं? पतले होते। अब जी नहीं कहना सर जल्दी पढ़ा रहे हैं जी, इस बात को बिल्कुल नहीं कहना, बहुत समझाया डिटेल में हमने, जस्ट 1 आवर में मुझे रिवाइज कराना सिलेबस। ये चीजें सब होती हैं जब एकदम दिमाग में पूरा सेटअप पहले से तैयार हो। इतनी मेहनत आप लोगों ने की है, उसको रिवाइज करना एकदम लास्ट महीना। अभी 3 दिन से, पिछले 3 दिन से मैं फिर साइंस को रिवाइज करा रहा हूँ ऑफलाइन बेसिस में। तो 3 दिन में हमने कम से कम 12 चैप्टर रिवाइज करा दिए, 2-2 घंटे पढ़ाकर, समझे? तो 12 चैप्टर 13 चैप्टर रिवाइज कैसे कराए हम जानते हैं कैसे कराए। तो ये बिल्कुल नहीं कहना सर स्पीड पढ़ा रहे हैं, समझे? बिल्कुल समझे ध्यान से। तो प्रिज्म लेंस कैसे कहते हैं? वे लेंस जो बीच से मोटे किनारों पर कैसे होते? पतले होते, उत्तल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस कैसे कहते हैं? वे लेंस बीच में पतले किनारों पर कैसे होते? मोटे होते, अवतल लेंस कहलाते हैं। तो किनारों पर पतले, बीच में मोटे तो उत्तल लेंस, बीच में पतले किनारों पर मोटे अवतल लेंस। लेंस प्रकृति कैसी? उत्तल लेंस कैसे होते हैं? उत्तल लेंस की प्रकृति कैसे होती है? अभिसारी की अपसारी? उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है, जबकि अवतल लेंस अपसारी प्रकृति का होता है। किसका होता है? अपसारी प्रकृति का होता है। बस ठीक। उसके बाद उस क्वेश्चन में कह रहा है लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस की परिभाषा बतानी है मैं, जिसे हमने ये लेंस मान लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस की। प्रकाशिक केंद्र, अब मुझे कुछ पता ही नहीं थी, चलो प्रकाशिक केंद्र परिभाषा क्या है? लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली कोई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विलंब के सीधी निकल जाती। खत्म बात। अब लेंस के लिए तो आपके 2 फोकस होते हैं। पहला फोकस सुनो ध्यान से, इसमें समझ लो ध्यान से, हम नीचे बना दे रहे हैं यहाँ पर। देखो क्या बना दिया, देखो हाँ सुनो। प्रथम फोकस परिभाषा क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें से मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलकर आने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वह बिंदु, अब अगर आपसे पूछे परिभाषा उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, परिभाषा क्या होगी? सुनो, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वह बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस
कहलाता है। इसमें समझो, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलकर आने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है, तो वह बिंदु अवतल लेंस के प्रथम फोकस कहलाता है। जो आपका F1 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर F1 हो गया, खत्म। द्वितीय फोकस देखो, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन नहीं यहाँ पर, अपवर्तन, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है, तो वह बिंदु अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। इसमें समझ लो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, जाती क्या होती है, प्रतीत, तो वह बिंदु, तो वास्तव में कहीं निकल जाएगी, तो वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। इतनी सी बात है। चलो हो गए, प्रथम द्वितीय फोकस दोनों क्लियर हो गए। इसके बाद देखो थोड़ी पीछे नहीं चल लो, दर्पण में थोड़ी बात करनी थी मुझे, वो थोड़ी और समझ लो। दर्पण की बात क्या है, जैसे हमारे पास एक दर्पण है, उत्तल दर्पण है, P F C डॉट डॉट अनंत। अगर वस्तु अनंत पर हो प्रथम फोकस पर, अनंत वक्रता केंद्र के बीच, प्रथम वक्रतम फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र फोकस के बीच, तो प्रथम क्या बनेगा, प्रथम बनेगा अनंत वक्रता केंद्र के बीच। और अगर फोकस पर हो प्रथम क्या बनेगा, अनंत पर। अगर फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रथम क्या बनेगा, प्रथम बनेगा दर्पण के उसी ओर, दर्पण के उसी ओर। कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, तो उत्तल दर्पण की 5 कंडीशन कैसी होती है, सॉरी अवतल दर्पण की 5 कंडीशन कैसी होती हैं, वास्तविक होती है, और एक कैसी होती है, आभासी। तो अवतल दर्पण की 5 वास्तविक और 1 आभासी। वास्तविक कैसे प्रथम बनते हैं, उल्टे बनते हैं, आभासी कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं, बस एक आभासी। और अवतल दर्पण की केवल एक कंडीशन याद रखना, केवल एक कंडीशन याद रखना, वस्तु कहीं भी रखी हो, अनंत और ध्रुव के बीच वस्तु कहीं भी रख दीजिए आप, प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, प्रतिबिंब हमेशा डॉट करना है यहाँ पर, कहीं ना कहीं निकल जाएगी, प्रतिबिंब हमेशा, इसको वक्रता यहाँ बना दो, चलो, प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है, ध्रुव फोकस के बीच बनता है। तो बात क्लियर है। अब यहां से डाउट प्रश्न पूछे यार, देखो क्या है, कभी परेशानी हो ना। यदि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण। आभासी सीधा वस्तु के बराबर तो समतल दर्पण, आभासी सीधा वस्तु से छोटा तो उत्तल दर्पण। क्लियर बात, खत्म। चलो, दर्पण के आपके नियम है, प्रतिबिंब बनने के नियम, कुछ ज्यादा कठिन, वैसे कठिन नहीं है। चलो देख लो, उसको भी देख लो, मन में कोई रह ना जाए, आपको भी नहीं रह जाए ना मुझे रह जाए। प्रतिबिंब बनने के नियम देखो, इससे समझा रहे हैं, उत्तल दर्पण से अवतल समझा दे रहे, ठीक है। पहला नियम क्या था, क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण, इसमें समझा रहे हैं पी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वो फोकस होकर जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम। दूसरा क्या था, क्या, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती, उसी मार्ग में लौट आती। दूसरा नियम। तीसरा क्या था, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर, या मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य से होकर किस में जाएगी, अवतल में, और किस में जाएगी, उत्तल में। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस की ओर आने वाली कोई आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इतनी सी बात है, ठीक है। चलो, ये नियम भी हो गए। अब लेंस के भी नियम देख लो, यहीं पर देखो लेंस के नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। उत्तल लेंस बना दिया हमने यहां से,
देखो पता तो मैं है प्रकाश केंद्र F1 2F1 और F2 उसके बाद 2F2 डॉट डॉट अनंत डॉट 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 अनंत। इसके बाद यहाँ पर F2 2F2 को ऐसे आप C2 भी कह सकते हैं, ठीक है, परेशान नहीं हो ना आप। F1 2F डॉट अनंत। अब सुनो नियम देखो, पहले नियम देखना, मैं नियम देख लो। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपत्य प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपत्य प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है। एक वस्तु कहने निकल जाती है। तो पहले नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपत्य प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है, पहला नियम। दूसरा देखो, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली या प्रथम फोकस की ओर आने वाली, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली या प्रथम फोकस की ओर आने वाली कोई आपत्य प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन पश्चात क्या पश्चात अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इस तरीके से। तो क्या कहा, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली या प्रथम फोकस की ओर आने वाली कोई आपत्य प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दो हो गए। तीसरा कहता क्या, प्रकाशिक केंद्र से होकर लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली कोई आपत्य प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली कोई आपत्य प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। इतनी सी बात है, तीनों नियम है बस, ठीक है। इसके बाद देखो वो समझ लो, लेंस में प्रतिबिंब का बनना, प्रकाशिक केंद्र F1 2F1 अनंत, F2 2F2 डॉट डॉट अनंत, प्रकाशिक केंद्र F2 2F2 डॉट डॉट अनंत, F1 2F1 डॉट अनंत। जो लेंस आपके अवतल दर्पण का था, जो कंडीशन अवतल दर्पण की, तो किसमें हो जाएगी, उत्तल लेंस में। कैसे, वस्तु अनंत पर अनंत तो फोकस अनंत 2F1 के बीच में, तो F2 2F2 के बीच, आकार तो छोटा आकार होगा पहले, 2F1 पर तो 2F2 पर, 2F1 F1 के बीच तो 2F2 अनंत के बीच, F1 पर तो अनंत पर, और F1 प्रकाश केंद्र के बीच, प्रथम यही बनेगा वस्तु की ओर। तो अनंत फोकस अनंत वक्रता केंद्र। अगर अनंत और 2F1 के बीच प्रथम कम बनेगा, F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच। और अगर 2F1 व F1 के बीच प्रथम कम बनेगा, 2F2 अनंत के बीच। 6 वाष्प 5 वाष्प तो एक आवास, खत्म। इसके बाद देखो, यहाँ देख लो, कहीं भी रख दीजिए आप वस्तु को, प्रकाश से केंद्र अनंत के बीच कहीं भी रख, अनंत रखोगे तो प्रथम फोकस बन जाएगा। लेकिन अनंत और प्रकाश के केंद्र आप वस्तु कहीं भी रख दीजिए, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, F2 और प्रकाश के केंद्र के बीच बनता है। तो कैसा बनता है, आभासी। कैसा बनता है, आभासी। चलो खत्म करो। जी ने कहना सर जल्दी जल्दी करा रहे हैं, सर को तुमसे आज जिम्मेदारी है कराने की, समझे। उसके बाद देखो, लेंस की क्षमता परिभाषा क्या बनाओगे, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अविसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस क्षमता कहते हैं। फॉर्मूला होता है P बराबर 100/F, P बराबर 1/F। 100/F कब होता है, जब फोकस दूरी किसमें हो, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, और 1/F कब होता है, जब फोकस दूरी मीटर में हो। उसके बाद मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु व दूर बिंदु। निकट बिंदु परिभाषा सुनो ध्यान से, अगर पूछे निकट बिंदु किसे कहते हैं, तो निकट देखा, निकट का तो पास की वस्तुएं देखने के लिए हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। निकट बिंदु क्या है, मनुष्य की आंख के निकट बिंदु, दूर बिंदु। तो पास की वस्तुएं देखने के लिए हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। कौन सी मांसपेशियां, सिलेरी मांसपेशियां। तो पास की वस्तु देखने के लिए हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम, वक्रता क्या हो जाती है, वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता क्या हो जाती है, वक्रता होती क्या है, त्रिज्या की बात नहीं कर रहे हैं, वक्रता झुकाव, पृष्ठों के झुकाव की बात कर रहे हैं। जब लेंस देख पास कर रहे हैं आप, तो लेंस यानी कि सिलेरी मांसपेशियां इस तरीके से
जो हमारा नेत्र लेंस है किस पर टिका हुआ है, सेलेरी मांसपेशियों। जब पास का देखोगे आप तो वक्रता बढ़ेगी, झुकाव क्या होगा, बढ़ेगा, नॉर्मल कंडीशन, झुकाव बढ़ जाएगा, और झुकाव बढ़ेगा तो फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी कम होगी, फोकस दूरी कम होगी। तो पास की वस्तुएं देखने के लिए हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे फोकस दूरी कम, वक्रता बढ़ जाती है। इसे ही कहते हैं क्या, सही दूर बिंदु, इसे निकट बिंदु कहते हैं। स्टार लगा लेना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अब आपसे कहें दूर बिंदु किसे कहते हैं, तो दूर की वस्तु देखने के लिए हमारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, अर्थात जो लेंस खींच देता है। तो अगर आपने क्या किया, अगर सिलेरी मांसपेशियों लेंस को खींच दिया तो लेंस कैसा हो जाएगा, पतला। और अगर लेंस पहले कंडीशन ऐसी थी, अगर लेंस पतला हो गया तो झुकाव क्या हो जाएगा, झुकाव कम हो जाएगा। परिभाषा से क्या बनाओगे, दूर की वस्तु देखने के लिए हमारी मांसपेशियां क्या हो जाती, खिंच जाती हैं, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, वक्रता क्या हो जाती, वक्रता कम हो जाती है, इसे कहते हैं दूरबिंदु कहते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। चलो ठीक है। इसके बाद देखो दृष्टि दोष किसे कहते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब का रेटिना के पहले या रेटिना के बाद या वस्तु का आसपास दिखाई देना ही कहलाता है क्या, दृष्टि दोष कहलाता है। बताओ दृष्टि दोष परिभाषा हो जाएगी। प्रकार निकट दूर, निकट क्या है, निकट से किसे कहते हैं, निकट, तो निकट का देखिए दूर का नहीं, तो परिभाषा इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, निकट दोष कहलाता है। कारण क्या है, नंबर 1 प्रतिबिंब का रेटिना के पहले बनना, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। दूरी लिख के आ जाना। निवारण क्या है, निवारण इस दोष को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट। उसके बाद क्या है, दूर दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है, नंबर 1 प्रतिबिंब का रेटिना के बाद बनना। सेकंड पॉइंट क्या है, फोकस दूरी का क्या हो जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना, जिससे वक्रता क्या हो जाती है, वक्रता कम हो जाती है। ये 2 कारण लिखते हैं। उसके बाद मानव नेत्र से संबंधित परिभाषाएं, दृढ़ पटल, रक्त पटल, इस तरीके से परिभाषा, इसका एक पर्टिकुलर वीडियो डला हुआ है। आप एक काम करना, सर्च करना मानव नेत्र वायरस अवस्थी या ह्यूमन आई वायरस अवस्थी, पूरा वीडियो आ जाएगा उस पर। दृढ़ पटल, रक्त पटल, चित्र बना के हमने समझाया, चित्र बना के समय लग जाएगा हमें। उसके बाद कह रहा है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसको समझा दे रहे हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, देखो प्रिज्म कैसे कहते हैं, तो किसी कोण पर झुके 2 समतल अपवर्तक पृष्ठों के बीच गिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को कहते हैं क्या, हम प्रिज्म कहते हैं। हमें निकालना क्या, अपवर्तन निकालना। हमने मान लिया A, B, C, तो माना अब चूंकि कांच का है तो इस माध्यम कैसा हो जाएगा, सघन, ऊपर माध्यम वायु रखा है जो विरल, और सघन विरल, ठीक है। तो माना PQ एक वर्णी, यहाँ श्वेत प्रकाश आपसे निकला जाता है, यहाँ प्रकाश कैसा होता है, एक वर्णी होता है। माना PQ एक वर्णी क्या है, प्रकाश की किरण आपसे कराई, तो यहाँ पर क्या बनेगा पहले अवलंब। तो माना PQ एक वर्णी प्रकाश की किरण अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु के ऊपर क्या होकर, बिंदु के ऊपर आपतित होकर, तो यहाँ अवलंब बना है, तो अब चूंकि विरल से कहाँ जा रहा है, सघन में, तो अवलंब की ओर झुकेगा, अवलंब की ओर झुककर क्यूआर दिशा में क्या हो जाती है, क्यूआर दिशा में अपवर्तित हो जाती है, क्यूआर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात अब चूंकि बिंदु आर प्राप्त हुई, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, अवलंब बनेगा। अब अवलंब बना है, तो अब चूंकि सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, चूंकि सघन से विरल में जा रही है, तो अवलंब से दूर हटेगी, अवलंब से दूर हटेगी। PQRS विरल, सघन और क्या होगा, विरल। तो माना PQ एक वर्णी, भाषा लिखनी क्या, आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो माना PQ एक वर्णी प्रकाश की किरण से चल रहा है, वीडियो चल रहा है, हाँ चल रहा है। एक बार क्या हुआ, मैं लगातार वीडियो बनाता जा रहा था और कुछ था, मतलब चिल्ला रहा हूँ मैं, लेकिन वीडियो रुका हुआ था, तो बाद 15-20 मिनट बाद मैंने देखा और मेरी तो मेहनत पूरी बेकार ही गई। बताओ, देख लिया करते हैं हम इसलिए बार बार, कहीं बंद तो नहीं हो गया,
बार बार चिल्ला रहे, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो माना PQ एक वर्णीय प्रकाश की किरण प्रिज्म के पृष्ठ AB के बिंदु Q पर आपतित होकर अवलंब की ओर झुककर QR दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात यह द्वितीय अपवर्त पृष्ठ AC के बिंदु R पर पुनः अपवर्तन के पश्चात यह RS दिशा में क्या हो जाती है, अब कैसे, अवलंब से दूर हटकर RS दिशा में निर्गत हो जाती है। PQ किरण को आगे बढ़ाते जाने पर, RS को पीछे बढ़ाते जाने पर, ऐसे बढ़ा दो आप PQ को, तो PQ किरण को आगे बढ़ाते जाने पर RS को पीछे बढ़ाते जाने, जहां किरण एक दूसरे काट रही हो वहां पर किसका, वहां पर विचलन कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बनता आपका एंगल I1, यहाँ बनता आपका एंगल I2, यहाँ बनता आपका एंगल R1, यहाँ बनता आपका एंगल R2, कंडीशन है, विरल सघन है, विरल सघन। बात क्लियर। तो माना, एक बार पुनः समझा दे रहा हूं आपको, माना PQ एक वर्णीय प्रकाश की किरण अपवर्त पृष्ठ AB के बिंदु Q पर आपतित होकर अवलंब की ओर झुककर QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात यह द्वितीय अपवर्त पृष्ठ AC के बिंदु R पर पुनः अपवर्तन के पश्चात अवलंब से दूर हटकर R दिशा में क्या हो जाती है, RS दिशा में निर्गत हो जाती है। PQ किरण को कहाँ बढ़ाते हैं, PQ किरण को आगे बढ़ाते जाने पर, RS को पीछे बढ़ाते जाने पर, जहां पर यह दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहां विचलन कोण का निर्माण होता है। इसका फॉर्मूला लिख लो, प्रिज्म की पदार्थ का वर्तन का फॉर्मूला होता है N बराबर साइन सिग्मा M प्लस एंगल A बटे 2 बटे साइन एंगल A Y2, इतनी सी बात, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा विषय इंपॉर्टेंट नहीं, बस यहाँ इंपॉर्टेंट है प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश की किरण का इसको समझा दे रहा है। देखो जो प्रिज्म था, अब देखो इस प्रिज्म पर जैसे हमने आपसे कराया क्या, श्वेत प्रकाश, क्या आपसे कराया हमने, श्वेत प्रकाश, इस तरीके से। तो इस तरीके बार 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ क्या बन गया, पर्दा है जो। तो कौन कौन सी, VI VG YOR, विभ की ओर पर्दे पर 7 रंग प्राप्त हो रहा है आपको। तो परिभाषा बनाना है, श्वेत प्रकाश की किरण का किसी प्रिज्म से गुजरकर अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को प्रकाश का बल विक्षेपण कहते हैं। इतनी सी बात बता देना। चलो, तो कहते हैं क्या, श्वेत प्रकाश, यहाँ लिख देना यहाँ पर क्या है जी, श्वेत प्रकाश किरण, क्या यहाँ पर श्वेत प्रकाश की किरण है, 7 रंग मिले, कौन से, बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, 7 रंग होते हैं। इसके बाद चलो जो प्रकाश तक संबंधित कंडीशन क्लियर हो गई। मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा है। तो पहले प्रकाश का हमने परावर्तन पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण के प्रकार, उसके बाद हमने पढ़ा था हमने प्रथम बनने के नियम, दर्पण द्वारा प्रथम बनने नियम, और वहाँ बताई थी वस्तु कहाँ का रख के प्रथम कैसे बनते हैं। उसके बाद हमने बताया था आपको प्रकाश का अपवर्तन, निरपेक्ष अपवर्तनांक, उसके बाद लेंस के प्रकार, लेंस द्वारा प्रथम बनने के नियम, लेंस प्रथम बनने के नियम हो गए। उसके बाद हमने बताए थे उससे संबंधित परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट परिभाषा, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, रिवाइज करते रहना आप लोग। दूसरी बात हमने आपको वहाँ समझाया था लेंस की क्षमता, और इसके बाद मानव नेत्र प्रकृति की दूरी क्या है, वो मूल्य देन है, तो फोटो कैमरे की भांति कार्य करती है। और उसके संरचना भाग, इसको वीडियो बता चुके, देख लेना, क्योंकि चित्र बनाएंगे समय चित्र चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषाएं व्यवहार 5 मिनट समझा दे पूरी। दृढ़पटल नेत्र के सबसे बाहरी उसके अपारदर्शी पद को दृढ़पटल कहते हैं। रक्तपटल, दृढ़पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, काले रंग की झिल्ली होती है जो प्रकाश को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन से बचाती है। रेटिना, बहुत सी बात है, परेशान नहीं होना आप, उसको देखो कायदे समझा देंगे, उसमें सब लिखा हुआ है तरीके से, चित्र के माध्यम से और समझ में अच्छी से आएंगी बातें, कुछ ज़्यादा विशेष कठिन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाँ, प्रिज्म हो गया, प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक का सूत्र हो गया, और श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हो गया। यहाँ से कोई ज़्यादा विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अब चलो, अब विद्युत भाव पे आ जाओ, वहाँ पर वैद्युत पर, चलो इसको रखो यहाँ पर। देखो विद्युत की बात करें, नंबर 1 परिभाषा आपसे पूछी जाएगी, पहले ही से परिभाषा होगी विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। परिभाषा में सुनो ध्यान से, विद्युत विभव की परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा क्या बनाओगे, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। V बराबर क्या होगा, W/Q0। लेकिन आपके सिलेबस में कोई बात दिक्कत नहीं,
12th लेवल की थोड़ी बात है। अनंत पर इसमें रख दिया क्यू आवेश, तो V बराबर क्या हो जाएगा W/Q। परिभाषा मैं पुनः समझा रहा हूँ, अनंत से किसी आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। आपकी इतनी सी बात है, बस परेशानी होना, ठीक है। उसके बाद देखो वैद्युत विभव हो गया, वैद्युत विभवांतर, उसके बाद क्या है वैद्युत विभवांतर। इसका फॉर्मूला देखो V बराबर W/Q, मात्रा क्या हो जाएगा जूल प्रति कूलम या वोल्ट, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। उसके बाद आपसे कह रहा है वैद्युत विभवांतर, कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ आप अनंत से लेके आ रहे थे, अब अनंत से लेके नहीं आओ। अब जो बिंदु हैं वो केवल कहां पर है, वो उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही है, बिंदु बनने वाली A और B। तो क्या कहेंगे हम, एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो किन्हीं दो बिंदुओं ऐसे कह सकते हैं आप, क्या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर कहलाता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, मात्रक भी यही होगा, तो V बराबर W/Q। अगर आप लिखते विभवांतर तो डेल्टा V बराबर W/Q। अब बिंदु बीच का अंतर होता है, तो मान लीजिए A B है, ये सब B के पास लेके आ रहे हो, तो VA माइनस B बराबर हो जाएगा W/Q। मात्रक वही होगा जूल प्रति कूलम या वोल्ट। उसके बाद क्या है ओम का नियम, परिभाषा सुनो ध्यान से। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो ओम का नियम, जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आयतन आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा कैसा होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। पुनः समझूं, यदि जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब क्षेत्रफल लंबाई आयतन दाब आदि अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा की कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। तो बी प्रोपोर्शनल क्या होगा, आई किसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, तो क्या लगाएंगे कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे R। P बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर IR। B बराबर क्या हो जाएगा IR, जहां R क्या है, जहां R होता है वैद्युत प्रतिरोध होता है, जहां R क्या होता है वैद्युत प्रतिरोध। तो R बराबर यहां से मिल जाएगा V/I, इतनी। अब इसका सत्यापन बहुत इंपॉर्टेंट, ओम के नियम का सत्यापन में देखो हमने एक प्रतिरोध लगा दिया और एक लगा दिया हमने अमीटर और बैटरी जोड़ दी हमने यहाँ से। उसके बाद हमने यहाँ पर कुंजी लगा दी, यहाँ लगा दिया हमने धारा नियंत्रक लगा दिया और इस प्रतिरोध के बीच हमने लगा दिया एक वोल्टमीटर लगा दिया। अब सत्यापन लिखते कैसे, बता देना कि ओम का नियम किसका नियम, देखो हाँ ओम का नियम आएगा, तो हाँ क्या कहेंगे, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। इसको सत्यापित करने के लिए हम बैटरी कुंजी अमीटर प्रतिरोध व वोल्ट व धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्टमीटर को लगाते हैं। जैसे कुंजी के को दबाते हैं तो परपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अमीटर द्वारा विद्युत धारा की माप का पता लगाते हैं तथा वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर की माप को मापते हैं। प्रत्येक बार मापे गए धारा व विभव के मान से स्पष्ट है, कि V/I जो ग्राफ मिलता कैसा हमें, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है। तो प्रत्येक बार मापे गए धारा व विभव के मान से स्पष्ट है कि इनके मध्य ग्राफ कैसा मिलता है हमें, एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होता है। पता ही ना, V को हमने कहाँ रखा, V को रखा हमने y पर, I को कहाँ रखा हमने एक्स पर। जो ग्राफ खींचा हमने वो ग्राफ कैसा मिला हमें, सीधी सरल रेखा मिला, इतनी बात है। चलो है, उसके बाद देखो तो सत्यापन के लिए पुनः समझा दे एक बार, क्या बताओ, जैसे देखो वीडियो सही चल रहा है देख लें तो पहले वीडियो। ठीक है, तो एकदम सही चल रहा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है, क्लियर बात। चलो इसके बाद चलो आगे बढ़ो। आज तो फिजिक्स को हम समाप्त करके ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। आप बस जुड़े रहना, वो वीडियो को शेयर करते रहना, लाइक कर देना वीडियो को, इतना तो कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद आपसे कह रहा है, हाँ एक चीज और देखो, एक कूलम तो मैं थोड़ी समझा देता हूँ। अगर आपसे पूछे विद्युत आवेश की परिभाषा बता देना कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कहते हैं। क्यू बराबर फॉर्मूला होता है IT, अर्थात आवेश बराबर धारा गुणा समय, मात्रा क्या होगा इसका कूलम, ठीक है। अगर पूछे विद्युत धारा किसे कहते हैं तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
अगर इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। अगर आपसे पूछे आवेश के लिए एक कूलाम की परिभाषा, जब हमने पढ़ा फॉर्मूला क्यू बराबर आई टी, हमें एक कूलम निकालना हो तो आई हमने मान लिया 1 एम्पियर और टी मान लिया हमने 1 सेकेंड, तो अब क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सुनो। तो यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो परपथ में एक कूलम आवेश प्रवाहित होगा। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो परपथ में कितना आवेश होगा, 1 कूलम होगा। अगली बात, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 एम्पियर प्रवाह से, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। क्यू मान लिया हमने 1 कूलम, टी मान लिया 1 सेकंड। तो यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो परपथ में धारा 1 एम्पियर होगी। वहीं से थोड़ी और बात कर ली जाए, जैसे पूछ लिया जाए आपसे 1 वोल्ट की परिभाषा, विद्युत विभव के लिए वोल्ट की परिभाषा, तो वी बराबर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा फॉर्मूला हमने। तो वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, हमने डब्ल्यू मान लिया 1 जूल और क्यू मान लिया हमने 1 कूलम, डब्ल्यू मान लिया 1 जूल। तो अब क्या कहेंगे, अनंत से किसी 1 कूलम के आवेश को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। अगर आपसे पूछ ले वैद्युत विभवांतर के लिए वोल्ट की परिभाषा, तो बस एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से 1 कूलम के आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। इतनी सी बात है बस। उसको आपसे प्रश्न है विद्युत, हाँ क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधों का श्रेणी का संयोजन ना जी। देखो पहले विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है। एक आपने पढ़ा होगा, पढ़ा रहे बात जो पहले करवा ही दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध फॉर्मूला पढ़ाया आपने, रो बराबर आर ए अपॉन एल। आर बराबर बात की जाए तो रो एल अपॉन ए, रो तो कांस्टेंट नियतांक होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा एल और आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन ए। समीकरण 1 समीकरण 2 कैसे, अब सुनो, आपसे पूछा है प्रश्न, आपसे कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है। नंबर एक लंबाई पर, नंबर 2 तार के क्षेत्रफल पर, नंबर 3 तार के पदार्थ पर, नंबर 4 तार के ताप पर। नंबर 1 तार की लंबाई, देखो लंबाई में क्या लोगे कि किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तो आर प्रोपोर्शनल एल। नंबर 2 क्षेत्रफल पर, तो किसी चालक तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल के कैसा होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 तार के पदार्थ पर, यदि दो भिन्न पदार्थ के आप तार लोगे तो क्या कहेंगे, इसमें तो क्या कह रहा, यदि दो भिन्न पदार्थ के तार समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के हों, भिन्न पदार्थ हो वहां पर, जैसे हमने कहा चांदी का तार हमारे पास चांदी का तार है, एक मीटर का है, ये तार हमारे पास कॉपर का, दोनों 1 मीटर के हैं, तांबा का है, लेकिन दोनों 1 मीटर के हैं और दोनों समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के भी हैं, फिर भी इन पदार्थों का प्रतिरोध कैसा है, अलग अलग है। यदि दो भिन्न समान तार समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार हैं, फिर भी इनका प्रतिरोध कैसा होगा, भिन्न होगा। तो तार के पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। हम जानते हैं विद्युत धारा का सबसे ज्यादा प्रवाह कौन करता है, तो चांदी करती है। तो चांदी के प्रतिरोध बहुत अल्प होता है, किसकी तुलना में, कॉपर के तार की तुलना में। तो चांदी के तार का प्रतिरोध अति अल्प होता है, किस तुलना में, कॉपर। अगर आप कॉपर और तांबा, तांबे की बात है, अगर आप तांबा और एल्यूमिनियम की तुलना करोगे तो तांबा आपके लिए बेस्ट होगा, किसके अपेक्षा, एल्यूमिनियम। अगर आप एल्यूमिनियम और लोहा की तुलना करोगे तो एल्यूमिनियम बेस्ट होगा लोहे की तुलना। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो भाई तीसरा पॉइंट क्या है, चालक के पदार्थ पर, तो यदि विभिन्न तार के लंबाई समान व्यास व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, तो उनके प्रतिरोध कैसे होंगे, भिन्न होंगे। अगला कहता है चालक के ताप पर, तो हम जानते हैं ताप बढ़ाने पर चालक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने पर चालक प्रतिरोध बढ़ता है। 4 पॉइंट में लिख के आ जाना है बात पूरी। तो ताप बढ़ाने पर चालक प्रतिरोध बढ़ता है, इतनी बात बता देना आप। चलो ठीक है। उसके बाद देखो यही से फॉर्मूला निकाल ले रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। किसका निकाल ले रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। हाँ, अगर अर्धचालक पूछेगा बता दें, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, जबकि अचालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप सुनो से,
अगर हमने मान लिया एल, मान लिया हमने 1 मीटर, परिभाषा बनाई जाती है यहाँ से 1 वर्ग मीटर। हम किसकी परिभाषा बना रहे हैं? विशिष्ट प्रतिरोध की, विशिष्ट प्रतिरोध की। तो किसी पदार्थ का परिभाषा बना रहे हो, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा यार? रो बराबर फॉर्मूला पढ़ा, आर रो बराबर क्या पढ़ा हमने? आर ए अपॉन एल। तो ये आपने तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रो बराबर आर, रो बराबर आर। तो किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध बराबर होता। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं क्या है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन। देखो श्रेणी क्रम संयोजन, माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 को बिंदु A व B के बीच, बिंदु A व V के बीच किस क्रम में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यहां में जोड़ दिया बैटरी है, कुंजी। ठीक है, माना कि 3 प्रतिरोध, लिखना भाषा श्रेणी क्रम समझा रहे। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 को बिंदु A के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बैटरी से I धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि तीनों एक साथ लगे हुए तो समान धारा प्रवाहित होगी। सब यानी कि R1, R2, R3 में कैसे प्रवाहित होगी? समान धारा प्रवाहित होगी। लेकिन प्रतिरोध भिन्न भिन्न है, तो इनके मत का विभवांतर भी कैसा होगा? विभवांतर भिन्न भिन्न होगा सबका। इसका V1, इसका V2 और इसका V3 जो हो जाएगा। तो माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को बिंदु A B के बीच जोड़ा गया है। इस बैटरी द्वारा या सेल द्वारा I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिनके लिए विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। अब नियमन कर रहे हैं यहां से ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम से। तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ समान क्या है? P I समान, तो V और IR। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1। समीकरण नंबर 1। तो पहले प्रतिरोध के लिए, जिन्हें कहना सर जल्दी पढ़ा रहे हैं, सर को रिवाइज पूरा सिलेबस करना है। पहले प्रतिरोध के लिए तो V बराबर, तो B पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर V1 बराबर क्या हो जाएगा? धारा सब में समान है तो IR1। इसी तरीके से दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर IR2। तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर IR3। अब चूंकि समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण 4, तो अब क्या है? यदि हमने कहा 50 वोल्ट का विभवांतर था, तो 50 वोल्ट के बैटरी का इतने विभवांतर, 50 वोल्ट का विभवांतर, तो यह विभवांतर 50 वोल्ट का विभवांतर बढ़ गया। मान लिया यहाँ पर 15 चला गया, यहाँ 20 चला गया, यहाँ चला गया 15 चला गया, इस तरीके से, या यहाँ पर 10 चला गया, यहाँ 20 चला गया, यहाँ 20 चला गया, कुछ भी तरीके से आ सकता है। तो यदि परपथ का परिणामी विभव कितना हो? V हो। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V2 आ रहा नहीं आ रहा सही से? ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर क्या हमारे पास? IR, IR1, IR2, IR3। तो IR कॉमन निकाल I, तो R1 प्लस R2, I से I कैंसिल, तो R बराबर R1, R2 और R3। बस किसका फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास? श्रेणी के। यदि परपथ में कितने प्रतिरोध? n प्रतिरोध हो, तो R बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक। इस तरीके से इसके संबंधित सवाल लगवा चुके हैं, हम लगवा चुके हैं, देख रहे हैं ध्यान से। ठीक है, सब करने से हम सब करते हैं, कोई रिवाइज का काम है, केवल बोर्ड में छापते रहो। इसके बाद चलो समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, देखो समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन R1, R2 और R3 बिंदु A और B। तो माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सेल से I धारा प्रवाहित हो रही है और I धारा जैसी प्रवाहित की, अब इस बिंदु पर रास्ते कितने? 3 है, तो धारा आ गई I1,
I2 और I3। तो बिंदु ए बी के बीच विभवांतर कैसा होगा, लेकिन क्योंकि तीनों प्रतिरोध एक साथ लगे हुए हैं समांतर क्रम में, तो इनका विभवांतर कैसा होगा, समान। विभवांतर कैसा होगा, समान। भाषा से लिख देना, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 को बिंदु ए व बी के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। बैटरी I धारा प्रवाहित करने पर बिंदु ए, बैटरी से I धारा प्रवाहित करने पर यह धारा I1 I2 I3 में बढ़ जाती है, लेकिन विभवांतर भी कैसा है, विभवांतर भी समान है। तो जिसमें धारा, यानी कि इन प्रतिरोधों में धारा क्रम से कौन कौन सी है, I1 I2 व I3 है। अब सुनो वही बात हमारे पास ओम के नियम से V बराबर क्या पढ़ा हमने, I बराबर V अपॉन R। समीकरण नंबर 1 पहले प्रतिरोध के लिए, इसके बाद यहाँ क्वेश्चन विद्युत शक्ति, ठीक है। पहले प्रतिरोध के लिए I1 बराबर V अपॉन R1। दूसरे के लिए देखो I2 बराबर V अपॉन R2। तीसरे के लिए देखो I3 बराबर V अपॉन R3। समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। यदि कुल धारा I बराबर कुल धारा I हो, जैसे हमने कहा कुल धारा 50 एम्पीयर की है, तो 50 एम्पीयर धारा तीन भाग बढ़ गई, कहीं 20 चली गई, कहीं चली गई 15 चली गई, तो कहीं चली गई 15, इस तरीके से, या कहीं 10 चली गई और कहीं 15 चली गई, तो कहीं कितनी चली गई, 25 चली गई। तो कुल धारा I हो, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर कितना, I बराबर है V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। तो V अपॉन R, V कॉन्स्टेंट निकाल लो, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। V से भी कैंसिल, तो 1 अपॉन R बराबर क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से अगर प्रतिरोध n प्रतिरोध होते तो क्या होता, 1 अपॉन R बराबर होता 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 1 अपॉन Rn तक। ठीक, चलो सब करो सही। ये उसके बाद देखो आपसे पूछेगा 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट 1000 वाट, 1 घंटा 3600 सेकेंड। तो पूरा क्या मिल जाएगा, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। बस ठीक है। विद्युत शक्ति विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा की बात करें। देखो इसके बाद आपसे कह रहा है 3-4 पॉइंट है, देखो उसको 3-4 पॉइंट तो सबको समझते हुए आलम, ठीक है। इसमें तो सही चल रहा है वीडियो, ठीक है, तो एकदम सही चल रहा है। हाँ क्या कह रहे थे आपसे, विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति, ठीक है। चलो विद्युत ऊर्जा, अगर हम विद्युत ऊर्जा की बात करें तो किसी विद्युत ऊर्जा क्या है, आवेश प्रवाह की दर। तो क्या कह सकते हैं कि किसी चालक में, किसी विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे हम, तो किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण, तो आवेश प्रवाहित हो रहा, तो आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम कहते हैं क्या, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। फॉर्मूला पता है, W बराबर V Q, सब लिखवा थी फॉर्मूला सी डली हुई है, VIT V और I R, I स्क्वायर RT, I पर V अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R, R से कैंसिल, R स्क्वायर होगा, R से कैंसिल, तो V स्क्वायर और R इंटू T, मात्रा क्या हो जाएगा इसका, जूल हो जाएगा। सब समझा चुके हैं हम, फॉर्मूले सब समझा चुके हैं, पर देख लेना वीडियो। तो क्या कहेंगे हम, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा क्या होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। हाँ इसके बाद क्वेश्चन देखो जो हमने करा दिया। हाँ विद्युत शक्ति भी देख लो उसके बाद है, ये पूरी क्वेश्चन शीट बनाई थी हमने आपकी, विद्युत ऊर्जा हो गई। हाँ विद्युत शक्ति भी देखो, शक्ति मतलब क्या है, जहां समय का भाग दे दो तो कह सकते, क्या कह सकते हैं आप कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो P बराबर हो जाएगा W अपॉन T, मात्रा क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड या वाट, जूल प्रति सेकंड या वाट हो जाएगा। ये कंडीशन है, खत्म। इसके बाद देखो
इसके बाद कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ याद रख लेना, बता चुके हैं 1 किलो वाट, 1000 वाट, 1 HP, 740 वाट, सबको लिखवा चुकी, खत्म। ये आपका शायद है कि हाँ ठीक। अब चुंबक पे आ रहा है, जल्दी हम तुरंत चुंबक पे आ जाओ। चलो चुंबक की बात करेंगे हम। चुंबक में प्रश्न कौन कौन से हैं? हाँ सबसे पहली बात, चुंबकीय क्षेत्र। परिभाषा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। हम जानते क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। सुना दें पहले, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को ले जाने पर वह चुंबकीय बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के अन्य चुंबक को ले जाने पर वह, जिसमें किसी अन्य चुंबक को ले जाने पर वह चुंबकीय बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद देखो, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक चुंबक रेखाएं हैं चुंबकीय क्षेत्र का अवृत्त प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक चुंबक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र का अवृत्त प्रदर्शन करती हैं। देखो फोन आ रहा है, देख ले थोड़ा। चलो चलने दो, जब वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद किसी का फोन रिसीव करेंगे, हम रिसीव करेंगे नहीं फोन। बता क्या रहे थे? चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र का अवृत्त प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, तो चुंबकीय बता दिया हमने। उसके बाद क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। नंबर 1 गुण क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं वन वक्र बनाती हैं। नंबर 2, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शिका उस पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। उसके बाद हाँ 2 गुण हो गए। उसके बाद कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि कटान दो बल रेखा खींचकर 2 दिशा क्या होंगी? क्योंकि कटान बिंदु पर 2 बल रेखाएं खींचकर 2 दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि ऐसा है, जो कि असंभव है। चौथा पॉइंट लिख लेना, चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? समानुपाती होती है। 4 पॉइंट और 4 पॉइंट हो, इसके बाद तो बल रेखा निकालती है। तो इतना मुझे भी ध्यान नहीं आता है, 4 पॉइंट क्या है। इतनी फिजिक्स कहाँ तक, तो पूरी फिजिक्स को इतना मैंने पढ़ चुका हूँ, मैं इतनी बार रिवाइज कर चुका हूँ, फिजिक्स एकदम कंठस्थ याद है, एकदम पूरे माइंड में है बिल्कुल। ऐसे आप लोग पूरे तैयार किया करो, समझो। उसके बाद कौन प्रश्न, उसके बाद आपसे कह रहा है कि फ्लेमिंग की बात करिए। फ्लेमिंग की बात करें, यदि इस नियम के अनुसार यदि अपने दाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली उंगली तरनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा दूसरी उंगली मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। इस नियम के अनुसार यदि अपने दाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय कि अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा दूसरी उंगली मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो चालक पर लगने वाला बल कौन बताएगा? अंगूठा बताएगा। उसका देखो, उसके बाद से कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा गया है? इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक एल लंबाई का क्या है, एक एल लंबाई का चालक जो रखा गया है थीटा कोण से। सही बना दो इसको। रखा गया थीटा कोण पर। तो इस चालक पर लगने वाला बल किन की बात? नंबर 1 लगने, इसमें आई धारा प्राप्त हो रही है, तो लगने वाला बल धारा के समानुपाती होता है। नंबर 2 चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। नंबर 3 लगने वाला बल चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। नंबर 4 लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र लगने वाला बल चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बन रहे कोण की ज्यादा कैसा होता है? समानुपाती होता है। तो समीकरण 1 2 3 व 4 से F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? IVL sin थीटा। किसको लगाएंगे प्रोपोर्शनल को? तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे हम K, तो KIVL sin थीटा। K क्या है? नियतांक के इसका मान 1 होता है यहाँ पर, तो F बराबर क्या हो जाएगा? IVL sin थीटा। मात्रक का बल का मात्रक न्यूटन होता है। उसके बाद देखो, उसके बाद से कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स बताया, क्या बताया सर? कोई हमारे पास क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र।
इसमें क्या रखा है, एक तल रखा है इस तरीके से, तल भी नहीं बनना हमसे। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को कहते हैं क्या, चुंबकीय पृष्ठ कहते हैं। तो हमेशा से यहाँ पर तल क्या रखा गया है, यहाँ पर तल रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। प्रत्येक तल का क्या होता है, प्रत्येक तल का क्षेत्रफल से इस तरीके से होता है। अब इनमें क्या होता है, बार। तो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्याओं की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइव विल बी और फॉर्मूला हो जाएगा VA cos थीटा एंड फेयर है तो क्या हो जाएगा एंड VA cos थीटा। इसके बाद जो आपसे क्या पूछेगा, इसके बाद जो आपसे निकालते रहेंगे ना चुंबकीय क्षेत्र, इसके बाद आपका सब फॉर्मूले लिखवा दो, फॉर्मूले पूछेगा नहीं, फॉर्मूले लिखवा चुके मैं। चुंबकीय फ्लक्स हो गया, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक। विद्युत प्रेरण के बाद आपके पास वहां फैराडे के नियम, ठीक, फैराडे के नियम करा देंगे। इसके बाद वीडियो को लास्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा पहले। वीडियो देखो चल रहा ही नहीं चल रहा, जी भी देख लेने दो। बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है वीडियो। देखो क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो जब किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, तो जब किसी बंद विद्युत परपथ में से गुजरने वाली, जब किसी बंद विद्युत परपथ, समझा किसी माने समझा क्या, ठीक है, बंद विद्युत परपथ है, कोई हमारे पास ऐसे परपथ है पूरा इस तरीके से, कोई हमारे पास एक कुंडली इस तरीके से घूम रही है। तो जब किसी बंद विद्युत परपथ में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के मान में परिवर्तन होता है, तो परपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित होता है, और यही विद्युत वाहक बल परपथ में विद्युत धारा प्रेरित करता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। पुनः समझाओ इसको, और मजा नहीं आ रही है, ऐसा अभी पढ़ाएंगे, फिर ये इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना ध्यान से। इसमें निगमन, अच्छा निगमन है इस तरीके से है, और ऐसे कोई आयताकार कुंडली ABCD, आयताकार कुंडली है, यह इस एक समान चुंबकीय तेजी से घूम रही है। जब घूमेगी तो क्या होगा, बल रेखा में परिवर्तन होगा, बल रेखा में परिवर्तन होगा उत्पन्न क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और वही विद्युत वाहक बल क्या करता है, विद्युत धारा क्या करता है, प्रेरित करता है। तो क्या कहेंगे, तो जब किसी बंद विद्युत परपथ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, पूरे परपथ बंद होता है, बस बिला लगे रहते हैं, पूरा सर्किल बंद होगा। जब किसी बंद विद्युत परपथ में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के मान में परिवर्तन होता है, तो परपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और यही विद्युत वाहक बल परपथ में विद्युत धारा को प्रेरित करता है। ठीक है, इस घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब ठीक है, हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा फैराडे के नियम, देखो फैराडे विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे के नियम, यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। प्रथम नियम सीधा परिभाषा, वही परिभाषा, जब किसी, प्रथम नियम क्या है, जब किसी बंद विद्युत परपथ में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के मान में परिवर्तन होता है, तो परपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इस विद्युत वाहक बल कहते हैं। आपका प्रथम नियम हो गया। इसे प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम कहते हैं, आपके लेवल का नहीं समझा दिया तब भी हमने। पुनः समझे, प्रथम नियम, जब किसी बंद विद्युत परपथ में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के मान में परिवर्तन होता है, तो परपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, इसे प्रेरित वाहक बल कहते हैं। प्रथम हो गया। और इस घटना को कहते हैं क्या, और इस घटना को कहते हैं क्या, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। द्वितीय नियम क्या है, किसी परपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। किसी परपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। कितनी इस बात है। उसके बाद देखो फ्लेमिंग के दांत का नियम, यदि अपने दाएं हाथ के, कौन सा दाएं हाथ है, हमारा दाएं, यदि अपने दाएं हाथ के अंगूठे से उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली उंगली कौन सी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिशा में तथा दूसरी उंगली मध्यमा विद्युत धारा नहीं, कौन धारा, प्रेरित, तथा दूसरी उंगली मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने सब क्वेश्चन यहाँ विद्युत मोटर का प्रश्न पढ़ लेना आप लोग। विद्युत मोटर सिद्धांत, प्रत्यवर्ती धारा घनत्व, देखो प्रत्यवर्ती धारा घनत्व, विद्युत मोटर, और आपका कौन सा डिस्च धारा, इन तीन में से कंफर्म करने के मिलेगा, या यहीं से आपको प्रतिरोधों का सवाल मिल जाए, जो बड़े सवाल लगवाए थे हमने, मिल सकता है।
तो अगर प्रत्यावर्ती धारा यंत्र की बात करें, सिद्धांत आपका जो सिद्धांत है वह सिद्धांत चाहे प्रत्यावर्ती धारा यंत्र आ जाए, चाहे आपका क्या आ जाए डिस्चार्ज जनरेटर, दोनों सिद्धांत कॉमन रहेगा। रचना में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या है, रचना में लिया जाता है नंबर 1 छेद चुंबक लिया जाता है। छेद चुंबक के बाद आपका लिया जाता है आर्मेचर। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा यंत्र में लिया जाता है सर्पी वलय, उसमें लिया जाता क्या लिया जाता, उसमें लिया जाता विभक्त वलय। गला सूख गया, ठीक है, लगातार कंटिन्यू बोल रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा यंत्र में लिया जाता है सर्पी वलय, डिस्चार्ज यंत्र में लिया जाता है विभक्त वलय। ये 30 बात, ठीक है। अब सुने आसिक बात और, हाँ जी बिल्कुल नहीं कहना कि सर ने जल्दी जल्दी वीडियो समझा दी है। मैंने कम समय में बहुत सी बातों को रिवाइज करने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको ज्यादा ही तरीके से पढ़ना चाहे तो लिस्ट में चले जाओ, वहां से बन में पढ़ देना आप। मैंने कम समय में जितनी बातें समझा दी है पूरी बातें 4 महीने सिलेबस को हमने अपने गारंटी में समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम, समझे। 4 महीने सिलेबस को एक गारंटी की वीडियो बताने का प्रयास कर रहे, तो सुनो जानते इस बात को। बिल्कुल इस बात की शिकायत कोई नहीं करेगा हमसे कि सर ने जल्दी समझा दिया, जल्दी नहीं समझाया, बहुत कम समय में अधिक बातों को समझाया हमने। जो बच्चा पढ़ा होगा, जो बच्चा सीखा होगा, इसको एक बार रिवाइज करना होगा, उसके लिए तो बहुत ज्यादा फलदायक है। ये वीडियो के लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। अब कुछ पढ़ा ही नहीं कभी तक, तो सुनता रहा होगा, क्या कह रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं, हाँ कुछ तो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से समझाएंगे। तो हाँ, तो जब जितने क्लियर हो गया तो उसके बाद हम क्या कह रहे थे, रचना बता रहे थे। रचना कौन कौन सी थी प्रत्यावर्ती में, छेद चुंबक, उसके बाद आपका हो गया सर्पी वलय, उसके बाद आर्मेचर, उसके बाद कार्बन, यही सब उसमें होते हैं डिस्चार्ज। अंतर हो जाता है इसमें किसमें, केवल अंतर आ जाता है आपका सर्पी विभक्त वलय और सर्पी वलय, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखो, तुम केवल देखा होंगे, हाँ एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रभाव बना दे रहे, एफ बराबर हमने पढ़ा हमने IVL sin थीटा, थीटा का 90 कर दिया तो 90 एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा IVL। तो V निकालना, अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषा में बनाई जाती है, बना रहे हैं, V बराबर हो जाएगा F1IL। हमने I मान लिया 1 एम्पियर और L मान लिया हमने 1 मीटर। तो यदि किसी परिभाषा क्यों बनाओगे, परिभाषा बना देते हैं। यदि इस तरीके से सच चुकाऊं बहुत ज्यादा, लंबोत रखिए इसको। यदि एकांक लंबाई के चालक, यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एकांक लंबाई के यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के चालक में एकांक धारा प्रवाहित की जाए तो चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के चालक तार में यदि एकांक धारा प्रवाहित की जाए तो चालक पर कार्य करने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है। पर्याप्त, खत्म। इसके बाद आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है कि एक चक्कर को तय करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, और 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति क्या है, 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर को तय करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो कंडीशन देख लीजिए, फॉर्मूला n बराबर 1/t, या कहीं फ्रीक्वेंसी f से होता है, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति से, बस ठीक। मैंने अब तक पूरा प्रयास किया है, कोई बात छोड़ी नहीं, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैं इसको समझाया, ठीक है, नहीं रहने दो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो लगा हो यूजफुल आपके लिए वीडियो है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इतना समय बहुत ज्यादा कम समय है, तो तुरंत अभी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, तुरंत एकदम। मैंने पूरा प्रयास किया वीडियो में हर एक बात को, फिजिक्स यानी कि शुरुआत लेके प्रकाश के परावर्तन से लेके लास्ट टॉपिक हमारा चला कहाँ तक, प्रत्यावर्ती धारा यंत्र में 4 चैप्टर पूरा रिवाइज कर आगे चला आया। कितना समय हो गया मुझे, ठीक है। तो आज के इतना ही, फिर हम आप लोगों को कल की शुभकामनाएं। तो पेपर आप लोगों का कल सुबह एकदम, यानी कि प्रयास करना, पेपर को छोड़ना नहीं है,
चाहे सेक्शन बायोलॉजी का हो चाहे केमिस्ट्री। समय का अल्प रहा मेरे पास, मैं पूरा प्रयास करता आपकी केमिस्ट्री कराने का। कुछ ऐसी समस्या लगातार बनी रही, ऑफलाइन बेंचेस लगातार इतना मैं इसमें जूझ गया बता नहीं सकता। मैंने बहुत प्रयास किया था कि केमिस्ट्री का सेक्शन लेके आऊँ, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जितना किया मैंने उसके लिए किया। आगे इस बात का ध्यान रखेंगे। जो हाई स्कूल वाले बच्चे हमारे पास हैं, जो बच्चे 10th वाले बच्चे, उनके लिए मैं प्रयास करूंगा अगले साल से मैं पूरा कंफर्म एग्जाम तैयारी करें।